तेल के दामों में लगातार दूसरे दिन फिर हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे, डीजल 21 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। आज सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। सुबह 10:45 पर शपथ ग्रहण समारोह। सौरव गांगुली, दिलीप घोष को किया गया आमंत्रित। बाकी विधायक गुरुवार शुक्रवार को लेंगे शपथ। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का टीएमसी पर निशाना। कहा, चुनाव के बाद से जल रहा बंगाल, राजनीति से ज्यादा कीमती है इंसान की जान। कोरोना संक्रमण के लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बोले, मैंने पीएम मोदी से की बात, हम भारत की काफी कर रहे हैं मदद। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों के फिर बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ये बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपए 74 पैसे और प्रति लीटर हो गया है। डीजल 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 88 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर है। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। कोलकाता में ये कीमत 90 रुपए 92 पैसे और 83 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद आखिरी बार 27 फरवरी 2021 को तेल के दाम बढ़े थे और 2 मई ब्रेक के बाद 4 मई को पहली बार दाम बढ़े थे। फिर आज लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और देश में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव हुए थे और 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है और आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ये बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की थी और जिसके बाद आखिरी बार 27 फरवरी 2021 को तेल के दाम बढ़े थे। 2 महीने ब्रेक लगा हुआ था और उसके बाद 4 मई को पहले बार दाम बढ़े थे। फिर आज लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव हुए थे और 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, लेकिन इस दौरान तेल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ एक बार फिर से तेल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। तो चुनाव खत्म होते ही तेल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। आज लगातार दूसरा दिन है जब डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी जोड़ा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल समेत अन्य 4 राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव थे उन चुनाव के तहत उन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी तक डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर थे। अभी तक इन दामों में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आ गए और एक बार फिर से महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़नी शुरू हो गई है। दरअसल आज लगातार दूसरा दिन है जब डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल आज डीजल के दामों में दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 90 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, जिस तरीके से लगातार अब एक बार फिर से ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे हैं, ये देखा जा रहा है कि जब तक चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, उस दौरान डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर थे, लेकिन चुनाव खत्म होते हुए एक बार फिर से आम जनता को महंगाई की मार झेलने को देखनी पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल
सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें पेट्रोल डीजल के दाम घटा देती हैं, और जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से दोबारा से वही सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव थे और उसके अंदर कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं जनता को कहा जा रहा था कि हम राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है। और उसके बाद आज भी, यानी कि आज दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। मगर जिस तरीके से बात करें, पेट्रोल के दाम के 19 पैसे बढ़ाए गए हैं और डीजल के दाम जो है वो 21 पैसे बढ़ाए गए हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए कम से कम दिल्ली के अंदर और ज्यादा महंगाई होती जा रही है, क्योंकि और राज्यों की बात करें तो वहां पर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। मगर जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है और दूसरी तरफ लॉकडाउन भी लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं लोगों के पास काम धंधे नहीं है, जॉब नहीं है इस टाइम, और घर बैठ के गुजारा करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ अगर किसी वजह से बाहर भी निकलना भी पड़ता है तो पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है वो उनकी जेब पे पड़ रही है, और सबसे ज्यादा असर जनता को महसूस हो रहा है। मगर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो और जरूरी चीजों के ऊपर भी दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब्जियां हो गई, दूध हो गए, ये ऑटोमेटिकली अपने आप महंगे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। मगर अब बात करें जिस तरीके से कोरोना काल की, तो कोरोना काल के अंदर भी महंगाई की मार बिल्कुल पड़ रही है, क्योंकि सब्जियां आजकल दुनिया भर की महंगी हो चुकी है और लोगों को गिनी चुनी सब्जियां ही मिल पा रही है, और उसमें भी दुगने से तिगने दाम दिए जा रहे हैं। मगर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, और जो दुकानदार वो सीधा सीधा कहते हैं कि जी आगे से पीछे से महंगा आ रहा है तो कहाँ से सस्ता दे। मगर कहीं ना कहीं जनता कहीं ना कहीं राहत चाहती थी, मगर सरकार की तरफ से सिर्फ राजनीति की जा रही है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें पेट्रोल डीजल के ऊपर कह देती है कि जी कंपनियों के हाथ में नहीं है कि सरकारें घटा सकती है। मगर जब चुनाव चले जाते हैं तो वही दाम पेट्रोल कंपनियों के हाथ में हो जाते हैं और पेट्रोल कंपनियां अपनी मर्जी से रेट बढ़ाती है। मगर जिस तरीके से आज दूसरे दिन भी इजाफा किया गया है तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नतीजे आते हैं, डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान अब ये एक बार फिर से आम जनता को डबल मार झेलनी पड़ रही है। एक तो जिस तरीके से राजू ने बताया कि लगातार डीजल पेट्रोल के दामों बढ़ने से अन्य चीज़ें जरूरी आवश्यक वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का जो अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के सारी वस्तुएं मंगाई जाती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो जाहिर है अन्य वस्तुओं पर भी दाम में इजाफा मिलेगा। लेकिन राजीव, अगर देखा जाए दिल्ली में, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकारों को लेकर के लोग ये कहते हैं कि राज्य सरकारें इसको जीएसटी के दायरे में लाएं ताकि लगातार जो डीजल पेट्रोल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है उसमें कुछ राहत मिल सके। अगर केंद्र सरकार नहीं पहल कर रही तो राज्य सरकार कुछ कर सकती है इस पर। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कहे जीएसटी के दायरे के अंदर लेके आने पेट्रोल डीजल को, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जरूर कह रही थी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं हर सरकार की बात करें, केंद्र सरकार अपना प्रॉफिट लेती है पेट्रोल डीजल के ऊपर और राज्य सरकारें अपना प्रॉफिट लेती है। मगर कहीं ना कहीं जनता को राहत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तेल कंपनियों के ऊपर छोड़ा जाता है कि तेल कंपनी अपना दाम बढ़ा रही है, उससे कहीं ना कहीं सरकारों का कोई लेना देना नहीं है। मगर कहीं ना कहीं प्रॉफिट दोनों ही सरकारों को मिलता है, दोनों ही सरकारें अपना अपना प्रॉफिट लेती है। मगर जो पेट्रोल डीलर जो होते हैं वो भी अपना प्रॉफिट लेते हैं, और कहीं ना कहीं पेट्रोल भी पूरा नहीं मिलता, क्योंकि आज की रेट में अगर हम पेट्रोल की कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं 90 रुपए 74 पैसे है। मगर जिस तरीके से बात करें पेट्रोल डलवाने जाए तो कहीं ना कहीं 100 रुपए का ही पड़ता है, क्योंकि उसमें टाका भी लगाया जाता है। जो पेट्रोल के कर्मचारी है वो अपने उसमें कमीशन बनाते हैं और कहीं ना कहीं पेट्रोल कम दिया जाता है। मगर इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन भी बिल्कुल चलता है और कहीं ना कहीं और जरूरी चीजों पर भी असर पड़ता है। मगर जिस तरीके से बात करें सब्जी वगैरह की, दूध वगैरह की, तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर अब ये सारी चीजें महंगी होने से दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास लॉकडाउन लगा हुआ है और कहीं ना कहीं काम धंधे नहीं है, मार्केटें बंद है। बहुत शुक्रिया आपको तमाम सारी जानकारी के देने के लिए। तो लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर के अब आम जनता की एक बार फिर से जेब ढीली हो रही है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। 14 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी का गठन हुआ है। 14 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी का गठन हुआ है। पीजीआई के निदेशक की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है। बाकी 13 सदस्य हैं। आपको बता दें कि केजीएमयू के डायरेक्टर भी इस कमेटी में सदस्य हैं। कमेटी जो बनाई गई है ये कोरोना काल का निरीक्षण करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 11
टीम थे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ लगातार बैठक कर रहे थे और उसके बाद उस टीम 11 को टीम 9 में परिवर्तित कर दिया गया। लगातार इस बात को कहा जा रहा था प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और टीवी चैनलों के माध्यम से ये बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं इस जो टीम का गठन है उसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाए। तब उसको देखते हुए 14 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसमें पीजीआई के निदेशक की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी हुई है। इसके साथ ही कमेटी में बनाई गई डॉक्टरों की एक्सपर्ट टीम शामिल है। आपको बता दें कि तमाम सारे ऐसे डॉक्टर हैं और 13 इसमें सदस्य हैं। एक अध्यक्ष है जो कि पीजीआई के डायरेक्टर हैं। कोरोना मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, कैसे कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है, ये टीम पूरा उस पर रिसर्च करेगी और इसके साथ ही साथ उस पर काम करेगी। तो उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, 14 सदस्यीय एडवाइजरी कमेटी का गठन हुआ है और ये कमेटी में अध्यक्षता के तौर पर पीजीआई के निदेशक की अध्यक्षता में टीम गठित हुई है। तो पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी बुधवार सुबह तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के टाउन हॉल में होगा। इसके बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय जाएंगी। बाकी विधायकों की शपथ ग्रहण गुरुवार और शुक्रवार को होगी। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10:45 पर राजभवन के टाउन हॉल में होगा। समारोह में प्रशांत किशोर समेत टीएमसी के बड़े नेता शामिल होंगे। उनके अलावा क्रिकेटर सौरव गांगुली, पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, वाम मोर्चा से विमान बोस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव में भले ही 2016 से भी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही, लेकिन ममता खुद नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। अब क्योंकि ममता विधायक नहीं है और सीएम बनने जा रही हैं, तो संविधान के मुताबिक उन्हें अगले 6 महीने में विधायक का चुनाव जीतना होगा। बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी बुधवार यानी आज पूरे देश भर में धरना देगी। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद धरने पर बैठेंगे। बंगाल में 2 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजे में सत्ताधारी टीएमसी के शानदार विजय के बाद से ही राज्य के अलग अलग हिस्सों में हिंसा, आगजनी व लूटपाट का दौर जारी है। भाजपा का दावा है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले हैं और अब तक उसके 9 कार्यकर्ताओं की जानें जा चुकी हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। पार्टी ने सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले व आगजनी का दावा किया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के प्रचंड जीत के बाद बीरभूम जिले के नानूर से भाजपा उम्मीदवार तारक साहा के पोलिंग एजेंट बनी 2 महिला कार्यकर्ताओं से टीएमसी के लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा बुधवार को बंगाल आ रही हैं और वह टीम के सदस्यों के साथ पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी करेंगी। उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर हिंसा की निंदा करते हुए ममता बनर्जी से कार्रवाई करने की अपील की है। महाराष्ट्र के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक को मिली धमकी के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए घोर निंदा की है। अठावले ने कड़े शब्दों में धमकी देने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और अठावले ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के टीकों ने देश और विदेश में लोगों और खास तौर पर बच्चों की जान बचाने का काम किया है। कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड के निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने खुद बताया है कि उन्हें वैक्सीन के लिए देश के ताकतवर लोग धमका रहे हैं, इसलिए वे अभी ब्रिटेन से भारत नहीं लौटेंगे। देश में महामारी थम नहीं रही है, टीकों की किल्लत हो रही है। इस बीच वैक्सीन के लिए दबाव बनाने और धमकी भरे फोन करने के मामले का सामना आने चिंता पैदा करने वाला है। और बता दें कि हाल ही में अदार पूनावाला को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई। केंद्र द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में अदार पूनावाला ने लंदन के अखबार द टाइम्स के साथ बातचीत में कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति की मांग को लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से कुछ ने उनसे फोन पर आक्रामक बातें की हैं और उनके पास मुख्यमंत्रियों, व्यावसायिक महारथियों जैसे लोगों के आक्रामक फोन आ रहे हैं और उन्हें कोविशील्ड को तत्काल आपूर्ति के लिए कहा जा रहा है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
गुरु तेग बहादुर जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दोखनवाਰਨ साहब, इत्थे बड़ा छोटा जिहा पिंड सी लहल पिंड। तो गुरु साहब जी ने जो अपना आसन इत्थे आके लाया तो इस नगर दे रहन वाले भाग राम जो आके गुरु साहब जी नूं बेनती की कि गुरु पातशाह कृपा करो, इस नगर की आबादी बहुत थोड़ी है। तो सतगुरु पातशाह जी ने वचन किया कि इत्थों की आबादी बहुत होवेगी, उगा शहर होवेगा और इत्थे जिहड़ा है बहुत सोहना सुंदर स्थान होवेगा। जगत में गुरु साहब पातशाह जी ने वचन किया कि इस सरोवर दे विच शरधा सहित इशनान करेगा, उहदे सारे रोग दूर होणगे, मन इच्छित फल की प्राप्ति होवेगी। वाहेगुरु ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुख कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मराठा आरक्षण का मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। मराठा आरक्षण को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण सीमा पर 50% की चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण को लेकर के आज अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को यह फैसला सुरक्षित रखा था और जिसके बाद आज ये फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। मराठा आरक्षण को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट आज मराठा आरक्षण को लेकर के अपना फैसला सुनाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला मराठा आरक्षण पर आएगा। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद दरअसल आरक्षण सीमा पर 50% को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को यह फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद आज अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। उधर यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। आपका दावा है कि यूपी पंचायत चुनाव में उसके 70 से ज्यादा प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं, जबकि 200 से ज्यादा उम्मीदवार ग्राम प्रधानी का चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहली बार पंचायत चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को जनता ने भरपूर प्यार दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में मिली यह जीत अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर जनता की मुहर है। संजय सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजों ने विधानसभा चुनाव में होने वाले बदलाव के संकेत दिए हैं। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत, 70 से अधिक जिला पंचायत सदस्य व 200 से अधिक ग्राम प्रधान बीडीसी जीत चुके हैं। शेष नतीजे आने अभी बाकी हैं। भारी जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों व मेहनती कार्यकर्ताओं को बधाई। दिल्ली के केजरीवाल मॉडल पर मुहर की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। देर रात जिला पंचायत सदस्य के सभी 3050 पदों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों के लिए हो रहे पदों पर चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारे थे और किसी दल को इस चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, लेकिन अभी तक जुटाए आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को अकेले 747 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को यूपी में 690 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीएसपी को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस 76 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि निर्दलीय एवं अन्य को 1156 सीटें मिली हैं। हालांकि पार्टियों ने अपना चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को नहीं दिया और सिर्फ समर्थित उम्मीदवार उतारे। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने किसी पार्टी की जीत का ऐलान नहीं किया है। यह सभी आंकड़े पार्टियों, उम्मीदवारों और उनके अधिकृत प्रत्याशियों की लिस्ट से जुटाए गए हैं। कोविड रोधी टीके के कम होते भंडार के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को राज्य के लिए टीके का आवंटन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में टीके के फिलहाल 50,000 से भी कम खुराक बची है। सीएम अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट में कहा है
कि 1 मई से 15 मई के लिए केंद्र का आवंटन सिर्फ 6 लाख खुराक यानी 40,000 खुराक प्रतिदिन का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अनुरोध है कि राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तत्काल समीक्षा कर पंजाब के लिए आवंटन बढ़ाएं। पंजाब सरकार ने 18 से 44 साल वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास 30 लाख खुराकों के लिए ऑर्डर दिया है। हाल ही में पंजाब का स्वयं स्वास्थ्य मंत्री बीएस सिद्धू ने कहा था कि राज्य में कोविड पॉजिटिविटी रेट और मौतों की संख्या बढ़ रही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ना शुरू हो गया है और कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को छोड़कर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना वायरस के चलते प्रदेश भर में लॉकडाउन लगने के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा कड़ाई के साथ लोगों के घरों में रहने की अपील की जा रही है और इसके साथ ही बेवजह घरों से निकलने वालों पर पुलिस का डंडा भारी पड़ रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जिले भर में 16 नाके लगाकर सील कर दिया गया है और आने जाने वाले वाहनों के गहनता से जांच की जा रही है। बढ़ाए रखिए और उनको जरूरत है तो हमें थाने में फोन करें, हम मेरे से संपर्क करें, हम पुलिस हेल्प भी देंगे, उनको अपने सोशल जैसे बढ़ा के रखेंगे। बाकी और जो शहर में है वो जो मजबूरी वाले लोग हैं जो ज़रूरी काम से जा रहे हैं उनको हम भेज रहे हैं। बाकी बिना वजह जो घूम रहे हैं उनके चलान भी कर रहे हैं हम, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना मजबूरी वाले घूम रहे हैं। बाकी जो पहले लगे हुए 4 नाके तो शहर में पहले लगे आउटर इसमें शहर के बाहर की तरफ, बाकी अंदर रोहतक चौक पे 2 नाके हैं और 7 नाके और इसमें शहर में लगाए गए। जो लोगों के आवागमन जो बिना वजह घूम रहे हैं इधर उधर उनको चलान करने, उनको समझाना या उनको जो मजबूरी वाले उनको जान देना। बाकी तो कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लक्षण वाले मरीजों की जांच के लिए लंबी कतारें भी टेस्टिंग लैब के बाहर लगी हैं और जहां जांच करने वाली लैबों पर काफी भार है। ऐसे में टेस्टिंग लैब पर दबाव कम करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने जांच को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की दोबारा आरटीपीसीआर जांच नहीं होनी चाहिए जो रैपिड एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया हो। आईसीएमआर के मुताबिक लैब के वर्क लोड को कम करने के लिए अंतर्राज्यीय घरेलू यात्रा करने वाले स्वास्थ्य व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर जांच को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। आईसीएमआर ने कहा कि जरूरी कारण से यात्रा करने वाले सभी बिना लक्षण वाले लोगों को कोविड नियमों का पालन जरूरी करना चाहिए और एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि जेएम पोर्टल पर मोबाइल टेस्टिंग लैब अब मौजूद है और इसके साथ राज्यों को मोबाइल सिस्टम के जरिए आरटीपीसीआर जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने की बात कही गई है। जांच लैब पर भार कम करने पर विचार किया गया है। आईसीएमआर ने यह बात कही है कि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आरटीपीसीआर जांच केंद्रों पर लगातार जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है वहां पर लंबी कतारें लग रही हैं, उसको लेकर के एक नई एडवाइजरी जारी की है। दरअसल आईसीएमआर ने कहा है कि अंतर्राज्यीय जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन पर आरटीपीसीआर जांच जरूरी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामले, अस्पताल में बेड की कमी, ऑक्सीजन की किल्लत और दवाइयों की कमी जैसे अलग अलग मुद्दों पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार चल रही सुनवाई का आज 15वां दिन है। आज होने वाली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को जारी किए गए शो कॉज नोटिस पर अपना जवाब देना होगा। शो कॉज नोटिस जारी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्यों न दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन न देने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आज केंद्र सरकार के कोर्ट ने यह भी बताना होगा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सेना के सहयोग से अस्पताल और अन्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए जो मदद मांगी है उस पर केंद्र सरकार का क्या रुख है। इससे पहले मंगलवार को ही सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली को उसकी मांग के मुताबिक ऑक्सीजन न देने के मुद्दे पर कड़ी फटकार भी लगाई थी और टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने इस दौरान यहां तक कह दिया था कि केंद्र सरकार फिलहाल शुतुरमुर्ग की तरह जमीन के नीचे मुंह छुपाकर रह सकती है।
लेकिन कोर्ट नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है और केंद्र सरकार छोटी छोटी बातों में फंसी हुई है। इन सब के बीच दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वह आज तक नहीं मिल पाई है। आर्थिक राजधानी मुंबई में मंगलवार को कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं और इन मामलों में राहत दी है। शहर में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 2500 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मिड मार्च के बाद सबसे कम है। बीते कुछ दिनों में मुंबई में संक्रमण के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी संख्या पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम हो गई है। मंगलवार को राज्य में लगभग 51,000 नए मामले सामने आए हैं। कुछ हफ्तों पहले यह संख्या रोजाना 67,000 से भी ज्यादा होती थी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले आने वाले दिनों में और कम हो सकते हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 4 मई को 51,880 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 48,22,902 हो गया है। वहीं 891 लोगों की जान जाने के बाद कुल मृतक भी बढ़कर 71,742 हो गए हैं। आज राज्य में 65,934 बीमारी से ठीक भी हो गए हैं, जबकि अब तक कुल 41,07,092 रिकवर हो चुके हैं। वहीं राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां 2,554 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 62 लोगों की जान चली गई है। कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 6,61,175 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5,240 लोग कोविड-19 से ठीक भी हो चुके हैं और अब शहर में 51,380 एक्टिव केस हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों।